नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस में पेच फंस गया है। हरीश रावत समेत कई नेता नाराज चल रहे हैं। हरीश रावत ने खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। हालांकि ज्वाइनिंग पर फैसला हाईकमान को लेना है। हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस में पेच फंस गया है। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि हरीश रावत समेत कई नेता नाराज हैं। अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस में आते हैं तो इस बात को लेकर हरीश रावत समेत कई नेता अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि फैसला आला कमान को लेना है कि हरक सिंह रावत को पार्टी ज्वाइन करानी है या नहीं करानी। वहीं कांग्रेस में ज्वाइनिंग को लेकर हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से बात की। हरक ने कहा कि ज्वाइनिंग को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं से बात चल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष और प्रभारी से बात भी हो रही है और पार्टी आलाकमान के आदेश का इंतजार है। वहीं हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने ऐसा कहा और 2016 की बात पुरानी हो गई है। कुछ गलती मेरी तरफ से हुई थी, कुछ उनकी तरफ से। बातचीत अभी, क्योंकि कल पूरे दिन भर 1 मिनट की भी मुझे फुर्सत नहीं मिली कि 10 बजे 11 बजे तक तो मैं व्यस्त रहा। तो सर क्या प्रोग्राम है, अकेले ज्वाइन कर रहे हैं कि बहू के साथ? नहीं, अब वो क्योंकि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी वो कोई किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं है। तो एक जैसी भी स्थिति बनेगी और जो भी कांग्रेस से बातचीत हुई है और वो जो भी निर्णय करेंगे तो फिर वो जैसे भी मुझे बताएंगे फिर उस तरह का आगे का कार्यक्रम होगा। सर किसी ने संपर्क करने की कोशिश की अलग? नहीं, मेरी बातचीत हुई है। उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। हरीश रावत जो कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो कह रहे हैं नहीं, देखिए ठीक है, 2016 में बहुत पुरानी बात होगी। मैं कल भी आपसे कह चुका हूँ कि एक परिस्थितियाँ होती हैं हर चीज़ के लिए। उस समय परिस्थितियाँ अलग थी और ये ठीक है कि मैं उस बात से कोई इनकार कर ही नहीं रहा हूँ। वो तो क्योंकि जो चीज़ हो गई उसको लेकर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ और वो ठीक है। वो हरीश भाई ने भी उस समय जो भी कहा और हमने भी जो किया उस समय, जब एक दूसरे के एक दूसरे की टीम के साथ खेलते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि उस समय भी कुछ गलतियाँ हमसे हुई, कुछ गलतियाँ हरीश भाई से भी हुई। मैं हरीश भाई के साथ भी 4 घंटा बैठा था, बातचीत सारी स्वार्थपूर्ण हुई थी उस समय भी। लेकिन कुछ अपने नज़दीकी लोगों के कारण हरीश भाई भी उस समय जो बातचीत रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हुई थी उस पर वो भी एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और मेरे अंदर भी वो नाराज़गी थी। तो कारण ये था कि फिर वो बात अब आगे बढ़ गई। तो अगर उस समय जो हरीश भाई और मेरी बातचीत हुई थी तो बाकी वैसे हरीश भाई ने हमारे सारे काम जो भी विकास के काम मैंने उनसे कहे उन्होंने किए उस समय। मैं अपने बड़े भाई से 100 बार माफी मांग ली। उत्तराखंड के हित के लिए वो मेरे बड़े भाई हैं और उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए मैं अगर 100 के 1 लाख बार भी माफी मांगनी होगी तो मुझे कोई घमंड नहीं होता है। ये बड़े भाई हैं। मैं तो धामी छोटे भाई के साथ काम कर चुका हूँ। तीरथ मेरा बिल्कुल छोटा भाई, उसके साथ काम कर चुका हूँ। तो हरीश भाई तो बड़े भाई हैं। बीजेपी से निष्कासित नेता हरक सिंह रावत की कांग्रेस के शामिल होने की अटकलें तेज हो चुकी हैं। तो वहीं 2017 के चुनाव में कोटद्वार से हरक सिंह रावत के खिलाफ चुनाव लड़ चुके सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कोटद्वार विधायक के रूप में हरक सिंह रावत ने कोई काम नहीं किया। हरक सिंह की कांग्रेस में वापसी को लेकर नेगी खुलकर कुछ नहीं बोले। जहां तक मेरा मानना है या समझना है, क्योंकि मैं कोटद्वार में बैठा हूं और कोटद्वार में इस प्रकार की कोई चर्चा ऑथेंटिक नहीं नजर आई और तमाम जो नेता गण हैं उनका भी कोई संकेत न तो हमको पूछा गया
न पूछने का शायद अभी अवसर होगा और न हमें जानकारी है कि वो क्या स्टैंड लेने जा रही है पार्टी, या फिर जो व्यक्ति बर्खास्त हुआ है उसका क्या रास्ता बनेगा भविष्य में। इस पे कोई मैं कुछ कमेंट करने की स्थिति में अभी नहीं है। बीजेपी ने आज वर्चुअल जनसभा की और इस जनसभा को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और हम सरकार भी बनाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में उत्तराखंड तेजी से विकास कर रहा है और 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं भी राज्य को मिली है। हर सेक्टर के फैसले लिए, केवल फैसले नहीं लिए, हमने कोशिश की उनको धरातल पर उतारे। मैं बताना चाहता हूं, हमारे गन्ना किसानों के लिए हमने 29 रुपया 50 पैसे इस बार अधिक पिछले वर्ष की तुलना में दिया है। हमारे नजूल पर बैठे हुए ऐसे भाई बहनों के लिए उनको मालिकाना हक देने के लिए हम कानून लेकर आए हैं। पिछले 5 वर्षों में हमने लाखों की संख्या में रोजगार दिया है। जितने सरकारी पद हैं उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी की है। 1734 पद पुलिस विभाग में खाली थे, उन सभी पर विज्ञापन की कार्रवाई हो चुकी है। लगातार हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड जब 25 वर्ष का होगा, 2025 जब उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष हम मना रहे होंगे, यानी कि सिल्वर जुबली समारोह जब हम मना रहे होंगे, उस समय हमारा उत्तराखंड हर दृष्टि से हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसके लिए हम सबको काम करना है। उत्तराखंड में कैंडिडेट्स को लेकर बीजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कल होगी। आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे उत्तराखंड बीजेपी के नेता। 20 जनवरी तक कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कल है। आज दिल्ली के लिए सभी उत्तराखंड के बीजेपी के नेता रवाना हो जाएंगे। 20 जनवरी तक कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। सुबह केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। राज्य का सारा पक्ष हमने कल रखा था बैठक में, और मैं समझता हूं कि कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी जो उस बैठक का अहम रूप से होती है, कल उस पर निर्णय हो जाएगा। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस के दावेदार देहरादून और दिल्ली में डटे हुए हैं। जिले की तीनों विधानसभा से बीजेपी व कांग्रेस के टिकट के अधिकांश दावेदार इन दिनों क्षेत्र में नहीं बल्कि देहरादून और दिल्ली में अपने आकाओं के दर पर डेरा डाले हुए हैं। टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये दावेदार पिछले दिनों इंटरनेट मीडिया के अकाउंट पर हर दिन अपने क्षेत्र के भ्रमण कार्यक्रमों को अपलोड करा देते थे, लेकिन पिछले 5 दिनों से इंटरनेट मीडिया में भी सन्नाटा है। जनपद में पुरोला, यमुनोत्री व गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में अभी टिकट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल का गंगोत्री से टिकट फाइनल है। वह उत्तरकाशी में डोर टू डोर प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी तरह से कांग्रेस टिकट के दावेदार पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण अपने टिकट को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वे भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दोनों ही पार्टी अपने अपने तरीके से माहौल बनाने में जुटी हुई है। 21 साल पहले उत्तराखंड बना, आज न यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा है, न यहाँ पे शिक्षा है, न रोजगार है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, सड़कें हमारी टूटी हुई है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक आदर्श उत्तराखंड की कल्पना करते हुए जो हम उम्मीद करते थे। तो उत्तराखंड के तो दुश्मन ही है, बाकी दुश्मनों की कहानी तो खैर अभी जनता बताएगी 14 फरवरी को। डबल इंजन की सरकार को उखाड़ने का संकल्प लिया गया, जिन्होंने इस उत्तरकाशी शहर में अभी तक न बस अड्डे का निर्माण, न पार्किंग की व्यवस्था, न तिलोत पुल का 5 साल से कछुए के चाल से चलता हुआ धीमा गति से निर्माण कार्य। लेकिन बीजेपी में गंगोत्री सीट से टिकट के दावेदार पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश चौहान, लोकेंद्र बिष्ट, शांति गोपाल रावत और 4 धाम विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सूरत राम नौटियाल समेत
कई नेता पहले दिल्ली में नेताओं से मिले, फिर देहरादून में डेरा डाले हुए हैं। यही हालात यमुनोत्री और पुरोला विधानसभा में भी बने हुए हैं। जानकारों की माने तो कोरोना के चलते प्रचार इस बार फीका रहने वाला है। ऐसे में पार्टियां देरी से टिकट देती हैं, तो कहीं न कहीं प्रत्याशियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो आम जनमानस है उसके पास में क्लैरिटी आनी चाहिए कि जैसे भी कांग्रेस ने मेरे पास जो आम आदमी पार्टी के कोटियाल साहब को दिया है, अभी बीजेपी की तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। और क्लैरिटी आ जाए तो एक वोटर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और एक कैंडिडेट के लिए अच्छा रहेगा। वो गांव-गांव जा जाके अपना प्रचार प्रसार करेगा। टिकट के लिए अधिकांश नेताओं ने कई बार दिल्ली और देहरादून के चक्कर काट दिए हैं। पार्टी कब तक टिकट फाइनल करती है ये देखना होगा। लेकिन इस बीच टिकट को लेकर दावेदारों की टेंशन बढ़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। उधर अल्मोड़ा जिले की 6 सीटों में सोमेश्वर को छोड़कर बाकी सीटों पर बीजेपी के कई दावेदार हैं। वहीं कांग्रेस में रानीखेत, द्वाराहाट और जागेश्वर छोड़कर दूसरी सीटों पर घमासान मचा हुआ है। टिकटों के लिए भाजपा कई पर्यवेक्षक भेजने और सर्वे के बाद भी जिले की 5 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पा रहा है। जिले में कुछ सिटिंग विधायकों को टिकट कटने का अंदेशा होने से और भी मुसीबत बढ़ गई है। कुछ दावेदार तो मुझे नहीं तो उसे नहीं भी कहने लगे हैं, जबकि भाजपा सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रही है। बातें मनगढ़ंत हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो जिले में पर्यवेक्षक आए थे वो 3 नामों का पैनल लेके यहाँ से प्रदेश को गए। प्रदेश ने अपने जो कोर कमेटी है उनने बैठ के नामों पर गहन चर्चा करते हुए, सोच विचार करते हुए और जिन नामों जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनका पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है और संभवतः 1-2 दिन के अंदर इन नामों पर विचार होने के उपरांत टिकट प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस को भी सल्ट, अल्मोड़ा और सोमेश्वर सीट पर बगावत का डर सताने लगा है, जबकि जागेश्वर, रानीखेत और द्वाराहाट में एक उम्मीदवार होने से राहत है। कांग्रेस किसी भी तरह की बगावत होने से इंकार कर रही है। देखिए, अल्मोड़ा जिला की जहाँ तक हम बात करें, अल्मोड़ा जिले की 6 के 6 विधानसभा सीटों पर लगभग टिकट तय हो चुके हैं और बगावत जैसी कोई भी स्थिति सामने नहीं अभी तक दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि क्योंकि माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में सभी लोग एकजुट होकर कांग्रेस को सत्ता में लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं भी नहीं दिखेगा। और भाजपा हो या फिर कांग्रेस के दावेदार दिल्ली और दून के चक्कर काट रहे हैं। कभी टिकट के लिए हाँ हो रही है तो कभी न होने से दावेदार परेशान हैं। अब देखना होगा कि पार्टियां किस फॉर्मूले पर टिकट देती हैं और उसके बाद दावेदारों को मनाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। लोहाघाट विधानसभा से बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दावेदार अपने अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं। किसी भी पार्टी का दावेदार चुनावी समर में अपने को दूसरे से कमतर नहीं समझ रहा। लोहाघाट में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कम अंतर से हारे कांग्रेस के उम्मीदवार खुशहाल अधिकारी को उस हार की कसक आज भी है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रहे अधिकारी कम वोटों से हुई उस हार को 2022 में जीत में बदलने का दावा कर रहे हैं। तो इधर 10 साल में बीजेपी के लोहाघाट के विधायक रहे पूरन फतरियाल अपने कामों के दम पर फिर से बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद पाले हुए हैं। 2022 में पुनः अगर संगठन ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं संगठन को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पूरी क्षेत्र की जनता आज कांग्रेस पार्टी पर विश्वास कर रही है और डबल इंजन की सरकार को नकार रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर लोहाघाट विधानसभा इस बार एक तरफा जीतेगी और अन्य दल दूसरे तीसरे के लिए कंपटीशन करेंगे। ये भरोसा मेरे को है कि जो काम हमने किए हैं 95% काम हमने लोगों को रिजल्ट दिया। पानी, बिजली, स्वास्थ्य जो भी है उसको हमने पूर्ण किया है। तो वहीं इधर पहली बार पहाड़ में झाड़ू लेकर निकले आपके प्रत्याशी राजेश बिष्ट लोहाघाट विधानसभा में अब तक काबिज रहे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर जन मुद्दों के काम न कराने का आरोप लगाकर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। मुझे तो बेसिक मुद्दे जो 1.5 वर्षों में दिखाई दिए, सड़कें कट गई हैं 20-20 साल पहले, 60-60 साल पहले, लेकिन आज तक डामरीकरण नहीं हुआ। स्वास्थ्य की सुविधाएं, अगर आप उपजिला चिकित्सालय भी चले जाएं तो आपको एक अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इन चीज़ों की व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं। बीपी के लिए पेशेंट बाहर खड़े रहते हैं, उन्हें रेफर करके दूसरी जगह भेज दिया जाता है।
उत्तराखंड बनने के बाद लोहाघाट विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस 10-10 साल सत्ता में काबिज रही है, लेकिन आज भी उत्तराखंड में रहकर पहाड़ जैसी जिंदगी जी रहे लोग किस पर भरोसा जताते हैं, ये 10 मार्च को आने वाला मतदाताओं का परिणाम ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए लोहाघाट से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पूर्व विधायक मनोज तिवारी और बिट कर्नाटक के बीच टिकट को लेकर घमासान है। कांग्रेस का एक धड़ा मनोज तिवारी को ही टिकट चाहता है तो दूसरा बिट को। अल्मोड़ा सीट पर मनोज तिवारी को कांग्रेस ने 4 बार टिकट दिया, जिसमें से 2 बार जीत हासिल की। बीते चुनाव में मनोज तिवारी महज 5000 वोटों से चुनाव हार गए थे। मनोज तिवारी को भरोसा है कि पार्टी उन पर ही अपना विश्वास जताएगी, इसीलिए वो तो अपना टिकट पक्का मानकर चल रहे हैं। देखिए, क्योंकि 2-3 दिन में मुझे उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान द्वारा टिकट वितरण कर दिए जाएंगे और पार्टी मुझे अगर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से टिकट देती है तो निश्चित रूप से हम इस सीट को जीतने का भी काम करेंगे और जनता के बीच में जो लगातार हम संवाद बना रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता कांग्रेस के प्रति बहुत आशान्वित दृष्टि से देख रही है। वहीं हरीश रावत सरकार में दायित्वधारी रहे बिट्टू कर्नाटक भी टिकट के लिए दावा ठोक चुके हैं और बीते 5 साल में अपने द्वारा किए गए कामों के आधार पर टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक लंबे समय से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और मेरी वर्षों से दावेदारी है और मैंने पार्टी के अपने उच्च समस्त नेतागणों से अपनी दरखास्त दी है कि मैं पार्टी से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस से 7 लोगों ने दावेदारी की थी, लेकिन अंत में मनोज तिवारी और बिट्टू कर्नाटक में ही पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पुराने चेहरों पर ही दांव खेलेगी या फिर नए को मौका देगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के बाद अब बात करते हैं किच्छा की। यहां पर बीजेपी से टिकट के दावेदार श्रीकांत राठौर को जिला बदर करने को लेकर पार्टी के भीतर सियासत गरमा रही है। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों ने बैठक कर इस कार्रवाई का खुलकर विरोध किया और डीएम को ज्ञापन भी भेजा है। वहीं श्रीकांत समर्थकों का मानना है कि इसके पीछे स्थानीय बीजेपी विधायक की साजिश है। श्रीकांत की पत्नी और बीजेपी महिला मोर्चा की नेता गीता राठौर का कहना है कि उनके पति जनप्रिय नेता हैं, उनकी टिकट को लेकर मजबूत दावेदारी है, इसी की वजह से उनके पति पर कार्रवाई की गई। क्योंकि लोकप्रिय नेता हैं, जनता में अपनी अच्छी पकड़ है, अच्छी नीचे स्तर से ये हम लोग जुड़े हैं और यही सब देखते हुए कि मतलब कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, इसको टिकट ना मिल जाए, कहीं विधायक ना बन जाए तो मेरी कुर्सी का क्या होगा। ये सब राजेश शुक्ला विधायक जी, मैं खुल के कहूँगी ये राजेश शुक्ला विधायक जी के खिलाफ उनने किया है, सब उनने कराया है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा से बीजेपी विधायक केदार सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की अटकलों का खंडन किया है। केदार सिंह रावत ने कहा है कि वो भाजपा के सिपाही हैं और भाजपा के टिकट से ही 2022 में चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी के पिछलग्गू नहीं है, उन्होंने पहले भी बीजेपी में जाने का फैसला लिया था और आज भी वो अपने फैसले पर ही बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। 2017 में आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने का जो है मन बनाया था और निर्णय लिया था और भारतीय जनता पार्टी में आया और पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी हूं और आगे भी मुझे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय धामी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है और जल्दी ही मैं समझता हूं कि आने वाले 2-3 दिनों में पार्टी नेतृत्व जो है वो उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर देगा। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे आप कहीं मिल जाइए। कानपुर में पीएम आवास मामले में पुलिस ने 6 ठगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इन लोगों ने 60 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया। 4 जनवरी को जालौन में पेशी के दौरान दारोगा को धक्का देकर फरार हुए कैदी गिरफ्तार।
आरोपी के 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में जुटी। आजमगढ़ में ग्राहक सेवा केंद्र पर लोगों के अंगूठे की क्लोनिंग कर अकाउंट से लाखों रुपए उड़ाने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार, क्लोनिंग किए गए अंगूठे व फिंगरप्रिंट तैयार करने के उपकरण भी बरामद। ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित डॉग ब्रीड रॉटविलर का मासूम पर हमला, मासूम बच्चे को काट रहे रॉटविलर का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बच्चे को काटते समय मालिक ने नहीं किया छुड़ाने का प्रयास। पीलीभीत में बाइक और कार में भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर मौत। पीलीभीत में चौकीदार की मौत के बाद सवालों के घेरे में डॉक्टर, परिजनों ने लगाया गलत इलाज का आरोप। शारजाहपुर में 72 घंटे में 550 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, 23 अवैध असलहे जब्त। टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी मौजूद, बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। यूपी में कांग्रेस को समर्थन देगी आईएमसी, तौकीर रजा बोले कांग्रेस से अच्छा विकल्प नहीं, अखिलेश के हाथ भी गैर जिम्मेदार। बीजेपी में शामिल हुए एसपी के पूर्व विधायक समेत 5 नेता, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिलाई सदस्यता। किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी चुनाव में किसी पार्टी को समर्थन न देने का किया है दावा, कहा सीएम योगी को जरूर जीतना चाहिए। गाजियाबाद से सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा एसपी ने दिए हैं दंगों के अपराधियों को टिकट, 10 मार्च को फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, अपराधियों को वापस बिल में भेज देंगे। गाजियाबाद में सीएम योगी ने किया है कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण, कहा दूसरी लहर से कम खतरनाक है तीसरी लहर। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लोगों से सीएम योगी की अपील, कहा लापरवाही न बरते लोग, बहुत जरूरी हो तभी निकले घर से बाहर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ पार्टी दफ्तर में कराई है अलग अलग दल से आए नेताओं की ज्वाइनिंग। मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस के समर्थन का किया ऐलान, कहा हमारी गलती की वजह से गैर जिम्मेदार लोगों के हाथों में गया देश। लखीमपुर के अनाज से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प, कहा अत्याचार करने वालों को सत्ता से हटाएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव का ऐलान, कहा सरकार आई तो करेंगे 15 दिन में गन्ने का भुगतान, सभी फसलों का एमएसपी तय करेंगे। अखिलेश यादव की अन्य संकल्प पर सीएम योगी का पलटवार, कहा दंगइयों को आतंकियों का हाथ पकड़ने वाले आज कर रहे हैं किसानों के हित की बात। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना, कहा गन लेकर घूमने वाले आज हाथ में अन्न ले रहे हैं, किसान हितैषी बनने का कर रहे हैं ढोंग। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी बोला है अखिलेश पर हमला, कहा दंगइयों को बिरयानी खिलाने वाले नहीं कर सकते किसानों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। औली में इस बार नेशनल स्कीइंग गेम्स होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस बार जबरदस्त बर्फबारी हुई है जिससे स्कीइंग स्लोप अद्भुत दिख रहा है, तो साथ ही तैयारियां भी शानदार चल रही हैं। ये खूबसूरत नज़ारा औली के स्कीइंग स्लोप्स का है, जहां ये खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने हुनर को निखार रहे हैं। तैयारी नेशनल स्कीइंग गेम की है, जो इस बार होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि अब तक अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और आगे भी मौसम के साथ देने की पूरी उम्मीद है। पिछले 2 साल से अच्छी बर्फबारी नहीं होने के चलते खिलाड़ी मायूस रहे थे, मगर इस बार नज़ारा बदला हुआ है, जिससे स्कीइंग के मुरीद भी खासे खुश हैं। देखिए, इस बार औली में काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे कि अभी हमारे जीएमजीएन के 7 डेज और 14 डेज का कोर्स चल रहा है। अभी हमारे पास 14 दिन के 7 दिवसीय जो इसकी कोर्स है, इसमें हमारे 7 लोग आए हैं, और कोई बेंगलोर से, कोई मुंबई से, कोई लोकल भी हैं, और काफ़ी अच्छा इनको एक्सपीरियंस मिल रहा है और बहुत अच्छी अभी स्नो बर्फ़ है।
औली में एशिया का सबसे लंबा 1350 मीटर का स्कीइंग स्लोप है, जिसमें खिलाड़ी खूब पसीना बहा रहे हैं। अगर इस बार नेशनल स्कीइंग गेम्स होते हैं तो उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भारतीय सेना के साथ आईटीबीपी की टीम भी दमखम दिखाएगी। सूबे के खिलाड़ियों का भी सपना है कि वो गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन करें। 2 कोर्स कर लिए मैंने, अभी एडवांस कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। तो अभी मैं एडवांस कोर्स में मैं अकेली हूँ, तो मेरे को बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो मतलब अटेंशन मिल रही है और मस्त स्लोप बहुत बढ़िया है। और ये मैं पहली बार आई हूँ। पहले कम बर्फबारी और फिर कोविड के चलते पिछले 2 सालों से औली में पर्यटन भी खासा प्रभावित रहा है। ऐसे में अगर इस बार नेशनल स्कीइंग गेम्स होते हैं तो खिलाड़ियों को तो प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, साथ ही टूरिज्म को भी पंख लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए औली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।